हेलो स्टूडेंट्स, इन द विल स्टार्ट विद द ऑलरेडी हम लोग लास्ट लेक्चर में डाइपोल मोमेंट के बारे में स्टार्ट किया। डाइपोल मोमेंट मतलब एक डाइपोल मोमेंट कभी हमें देखना है कि अगर हमारे पास मॉलिक्यूल पोलर रहेगा, अगर हमारे पास मॉलिक्यूल पोलर रहेगा तो पोलर मॉलिक्यूल के ऊपर कितना पोलैरिटी है, पोलर मॉलिक्यूल के ऊपर कितना पोलैरिटी है, वो पोलैरिटी कैलकुलेट हमें किससे पता चलेगा? फ्रॉम द डाइपोल मोमेंट। तो ऑलरेडी हम लोग डाइपोल मोमेंट का आधा पार्ट देख चुके हैं लास्ट लेक्चर में, और हम लोग अभी हम और आगे कंटिन्यू करेंगे। व्हाट इज द नेक्स्ट हेडिंग हियर इन डाइपोल मोमेंट? लोन पेयर्स एंड डाइपोल मोमेंट। मतलब डाइपोल मोमेंट जो है वो लोन पेयर के ऊपर भी डिपेंड है। अच्छा, मुझे कोई बोल पाएगा क्या कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लोन पेयर? मैं लोन पेयर किसे बोलते हैं? which do not form bond with any atom. यस, जो इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम के साथ बॉन्ड फॉर्म नहीं कर सकते उन इलेक्ट्रॉन को हम लोग क्या बोलेंगे? लोन पेयर। तो अभी हमें देखना है कि लोन पेयर डाइपोल मोमेंट के लिए कैसे हेल्प करेंगे। करेक्ट। तो यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल हमें देखना है दो एग्जाम्पल, एक है अमोनिया एंड दूसरा है वाटर। NH3 is called as ammonia and H2O is called as the water. तो अभी हमें यहाँ पे मालूम है, अगर मैंने NH3 का फॉर्मूला लिखा तो NH3 का फॉर्मूला क्या आएगा? N, अमोनिया हैज अ पिरामिडल शेप NH, और यहाँ पे नाइट्रोजन एटम के ऊपर अगर आप देखोगे तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? राइट हियर, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना रहेगा? 7। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना रहेगा? 2,5। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है, इलेक्ट्रॉनिक 2,5 है। तो यहाँ पे आउटर मोस्ट शेल्स में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 5 इलेक्ट्रॉन्स है। तो यहाँ पे देखो 1 2 3 और यहाँ पे 5। तो ये जो इलेक्ट्रॉन हमारा रहेगा, इनको देखो, ये इलेक्ट्रॉन H के साथ बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन भी H के साथ बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, और ये इलेक्ट्रॉन भी H के साथ बॉन्ड फॉर्म कर रहा है। लेकिन ये इलेक्ट्रॉन किसी के साथ बॉन्ड फॉर्म नहीं कर रहा है, तो इस इलेक्ट्रॉन को आप क्या बोलोगे? इलेक्ट्रॉन को आप बोलोगे लोन पेयर। तो अभी क्या होगा देखो, N और H में N इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, N और H में N इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, और N और H में N इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, और नाइट्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, नाइट्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। इसलिए क्या होगा? इलेक्ट्रॉन पेयर विल गो फ्रॉम नाइट्रो, मतलब यहाँ पे क्या रहेगा? हाइड्रोजन के ऊपर चार्ज रहेगा पार्शियल पॉजिटिव, नाइट्रोजन के ऊपर चार्ज रहेगा पार्शियल नेगेटिव। हाइड्रोजन के ऊपर चार्ज रहेगा पार्शियल पॉजिटिव, और यहाँ पे चार्ज रहेगा पार्शियल नेगेटिव, यहाँ पे चार्ज रहेगा पार्शियल पॉजिटिव, और यहाँ पे चार्ज रहेगा पार्शियल नेगेटिव। करेक्ट। तो अभी यहाँ पे H और N में N इज मोर, तो इलेक्ट्रॉन कहाँ पे शिफ्ट होगा? फ्रॉम H टू N। इलेक्ट्रॉन कहाँ पे शिफ्ट होगा? फ्रॉम H टू N। इलेक्ट्रॉन कहाँ पे शिफ्ट होगा? फ्रॉम H टू N। मतलब ये एरो 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 क्या करता है? एरो डिसाइड द डायरेक्शन ऑफ द मोमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन। द इलेक्ट्रॉन कौन से एटम से कौन से एटम की तरफ जा रहा है। तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं? N और H के बीच में इलेक्ट्रॉन N की तरफ जा रहा है, क्योंकि N इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, और यहाँ पे लोन पेयर है, तो ये और ऐसा जाएगा इलेक्ट्रॉन पेयर, इलेक्ट्रॉन पेयर ऊपर। तो यहाँ पे देखो क्या होगा, H से इलेक्ट्रॉन कहाँ पे चले जाएंगे? N। H से इलेक्ट्रॉन कहाँ पे चले जाएंगे? N। H से इलेक्ट्रॉन कहाँ पे चले जाएंगे? N। और ये मतलब अभी डाइपोल मोमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, डाइपोल मोमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो इनका डाइपोल मोमेंट ऐड होगा इसके साथ, बिकॉज ये जा रहा है ऊपर के साइड में, ये भी जा रहा है ऊपर के साइड में, तो डाइपोल मोमेंट क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। डाइपोल मोमेंट ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर मैं देखूंगा डाइपोल मोमेंट मतलब म्यू, म्यू इज अ सिंबल फॉर डाइपोल मोमेंट। हमें कोई वैल्यूज ध्यान में नहीं रखना है, म्यू इज अ सिंबल फॉर डाइपोल मोमेंट, और यहाँ पे हमारा डाइपोल मोमेंट कितना रहेगा? 1.48 डीबे। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है? ये बॉन्ड का डाइपोल मोमेंट, ये बॉन्ड का डाइपोल मोमेंट और ये बॉन्ड का डाइपोल मोमेंट क्या ऐड होगा, और इट विल गेट एडेड विद व्हाट? लोन पेयर, बिकॉज ऑल आर गोइंग इन वन डायरेक्शन।
अभी वाटर के पास देखो, वाटर का फॉर्मूला क्या लिखोगे, O H H। अभी OH में क्या होता है, O इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, लेकिन यहाँ पे हमें मालूम है ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 8। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 रहेगा, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना रहेगा, 2 6। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या रहेगा, 2 6। तो यहाँ पे आउटर मोस्ट शेल्स में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन। तो 6 इलेक्ट्रॉन मतलब यहाँ पे क्या रहेगा, 1, यहाँ पे रहेगा 2 3 4 और 5 6। तो ये भी एक लोन पेयर है और ये भी एक लोन पेयर है, करेक्ट। तो अभी क्या होगा, O और H में H is electropositive और O is electronegative. So H will have the partial positive charge and O will have the partial negative charge. H will have the partial positive charge and O will have the partial negative charge, correct. तो यहाँ पे क्या होगा, electron will move from H to O. यहाँ पे क्या होगा, electron will move from H to O. तो ये डाइपोल मोमेंट ऐड हो जाएगा और यहाँ पे दो लोन पेयर है, तो यहाँ पे भी डाइपोल मोमेंट ऐसा ऊपर जा रहा है, यहाँ पे भी डाइपोल मोमेंट ऐसा ऊपर जा रहा है, तो ऑल डाइपोल मोमेंट विल गेट एडेड हियर एंड ये डाइपोल मोमेंट म्यू कितना आएगा, यहाँ पे म्यू का वैल्यू 1.85 dB, 1.85 dB। तो इसका मतलब क्या हुआ, as the number of unpaired electron lone pair increases, the dipole moment goes on increasing. देखो, in ammonia nitrogen atom carries one lone pair of electron and in water oxygen atom carries two lone pair of electron, and because the lone pair of electron increases the dipole moment also goes on increasing. यहाँ पे डाइपोल मोमेंट कितना आ रहा है, 1.48 अमोनिया के लिए, और वाटर का डाइपोल मोमेंट कितना आ रहा है, 1.85 dB, 1.85 dB डाइपोल मोमेंट गोज ऑन इंक्रीज, ओके। तो ये हो रहा है 1.85 dB, ओके। तो मुझे क्या बोलना था यहाँ पे, लेकिन कभी ये इंक्रीज कभी होगा, इफ दे ऑल आर गोइंग इन वन डायरेक्शन। देखो, H से जा रहा है O की तरफ और O की तरफ जा रहा है ऊपर, तो यहाँ पे डाइपोल मोमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो डाइपोल मोमेंट ये ऑल डाइपोल मोमेंट विल गेट एडेड, तो यहाँ पे जाता है। तो मुझे कंसेप्ट क्या बोलना है यहाँ पे, as the number of lone pairs of electrons increases, dipole moment also goes on increasing. As the number of lone pairs of electron increases, the dipole moment also goes on POLE. Yes, dipole moment also goes on increasing, correct. ये एक कंसेप्ट हुआ। दूसरा कंसेप्ट देखो अभी इसके अंदर ही, कंसीडर अमोनिया and NF3. कंसीडर अमोनिया एंड NH3। मतलब यहाँ पे अगर आप नोटिस करोगे दोनों मॉलिक्यूल ऑलमोस्ट सेम दिख रहे। अगर आप यहाँ पे नोटिस करोगे तो आपको दिखाई देंगे दोनों मॉलिक्यूल ऑलमोस्ट सेम है। यहाँ पे भी नाइट्रोजन आइटम है, यहाँ पे भी नाइट्रोजन आइटम है, लेकिन अमोनिया में दूसरा आइटम कौन सा आ रहा है, हाइड्रोजन, और NF3 में दूसरा आइटम क्या आ रहा है, फ्लोरीन। तो अभी यहाँ पे देखो, अभी जस्ट इस एग्जाम्पल में हम लोगों ने देखा कि नाइट्रोजन के ऊपर कितने लोन पेयर होते हैं, ये आपको लर्न करना पड़ेगा। नाइट्रोजन के ऊपर कितने लोन पेयर है, 1। ऑक्सीजन के ऊपर कितने लोन पेयर है, 2। ये आपको ध्यान में रखना है, ये आपको लर्न करना है। तो अभी देखो यहाँ पे मैंने स्ट्रक्चर क्या लिखा है, NH3। तो NH3 और यहाँ पे एक लोन पेयर, मैं ऐसा दिखाता हूँ, ये लोन पेयर है, ये लोन पेयर है। अभी मुझे बोलो N और H में विच इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, N और H में विच इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, यस, N और H में विच इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, N। तो N अगर ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव रहेगा देन इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, इलेक्ट्रॉन विल मूव फ्रॉम H टू N,
इलेक्ट्रॉन विल मूव फ्रॉम H to N एंड इलेक्ट्रॉन विल मूव फ्रॉम H to N. इलेक्ट्रॉन कहां से चला जाएगा? H to N, H to N, H to N. और यहाँ पे ये लोन पेयर है तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से ऊपर चला जाएगा. तो अभी क्या होगा, यहाँ का डायपोल मोमेंट, यहाँ का डायपोल मोमेंट, ये डायपोल मोमेंट और ये डायपोल मोमेंट, सारा डायपोल मोमेंट क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा. क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा. और यहाँ पे हमारा डायपोल मोमेंट कितना आ जाएगा फिर? 1 पॉइंट डायपोल मोमेंट म्यू इक्वल टू 1.48 dB. 1.48 dB. और यहाँ पे H और N में N इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो H के ऊपर चार्ज आएगा पार्शियल पॉजिटिव और N के ऊपर चार्ज आएगा पार्शियल नेगेटिव. पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव यहाँ पे. तो यहाँ पे डायपोल मोमेंट 1.48 dB क्यों है? बिकॉज ऑल डायपोल मोमेंट आर गोइंग इन वन डायरेक्शन. एंड ये जो इसे हम लोग, ये हमारा बॉन्ड डायपोल हुआ, इसे हम लोग क्या बोलेंगे? बॉन्ड डायपोल मोमेंट. और इसे हम लोग क्या बोलेंगे? ऑर्बिटल डायपोल मोमेंट. इसे हम लोग बोलेंगे ऑर्बिटल डायपोल ड्यू टू लोन पेयर. ये होगा हमारा ऑर्बिटल डायपोल ड्यू टू लोन पेयर. और ये हमारा होगा यहाँ पे इधर जो है बॉन्ड, इसे हम लोग बोलेंगे बॉन्ड डायपोल. बट बॉन्ड डायपोल and orbital dipole are going in one direction, and because they're going in one direction all dipole moment will get added. और यहाँ पे कितना आएगा? 1.48. अमोनिया का शेप कैसा रहेगा? अमोनिया हैज, बाद में एक्सप्लेन करता हूँ. उसके बाद NF3. तो NF3 कैसे आएगा? देखो N F F F और F के ऊपर यहाँ पे क्या आएगा? एक लोन, नाइट्रोजन के ऊपर एक लोन पेयर. लेकिन यहाँ पे क्या होगा? देखो अभी N और F में, N और F में F इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव. N और F में F is more electronegative. F will have the partial negative charge and N will have the partial positive charge. F will have the partial negative charge, N will have the partial positive charge, and F will have the partial negative charge, N will have the partial positive charge. Correct? तो यहाँ पे आ रहा है. करेक्ट. तो अभी यहाँ पे क्या होगा? Because fluorine is more electronegative. Because fluorine is more electronegative, electron will go from N to H. Electron will go from N to H. Electron will go from N to H. तो यहाँ पे क्या हो रहा है? Electron are moving from N to F. तो ये डायपोल मोमेंट इस डायरेक्शन में आ रहा है और यहाँ पे लोन पेयर को जा रहा है. तो अभी यहाँ पे क्या हो रहा है? डायपोल मोमेंट वेक्टर क्वांटिटी है. तो अगर ये आप डायपोल मोमेंट ऐड करोगे तो दे आर गोइंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, दिस इज गोइंग इन द अपवर्ड डायरेक्शन. तो डायपोल मोमेंट ऐड करोगे तो ये माइनस हो जाएगा और यहाँ पे हमारा डायपोल मोमेंट आ जाएगा. डायपोल मोमेंट हमारा आ जाएगा 0.23 dB. 0.23 dB कितना आएगा? 0.23 dB आ जाएगा. डायपोल मोमेंट हमारा आ जाएगा 0.23 dB. ओके. तो इसका अभी अपना क्वेश्चंस क्या है कि बोथ अमोनिया और ऐसे बोथ NH3 and NF3 have pyramidal shape with a lone pair of electrons on नाइट्रोजन एटम. मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है? अमोनिया एंड NF3 दोनों मॉलिक्यूल का शेप कैसा है? पिरामिडल है. मतलब अमोनिया भी पिरामिडल है, NF3 भी पिरामिडल है. करेक्ट. विथ लोन पेयर. इसके ऊपर भी एक लोन पेयर है, इसके ऊपर भी एक लोन पेयर है. तो दोनों का डायपोल मोमेंट सेम होना चाहिए था. मतलब इसका शेप अगर पिरामिडल है, इसका भी शेप अगर पिरामिडल है,
यहाँ पे भी एक लोन पेयर है, यहाँ पे भी एक लोन पेयर, दोनों का डायपोल मोमेंट सेम होना चाहिए था, लेकिन दोनों का डायपोल मोमेंट सेम नहीं है। क्यों सेम नहीं है? तो डिफरेंस क्या है देखो, अमोनिया में N is more electronegative than the H, and therefore इलेक्ट्रॉन डायपोल मोमेंट इज गोइंग टुवर्ड्स व्हाट? N। यहाँ का डायपोल मोमेंट और ऑर्बिटल डायपोल मोमेंट, दोनों डायपोल मोमेंट क्या हो रहा है? ऐड हो रहा है। तो इसे डायपोल मोमेंट यहाँ पे ज्यादा आ रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है? बॉन्ड डायपोल इज गोइंग इन वन डायरेक्शन एंड ऑर्बिटल डायपोल इज गोइंग इन द अदर डायरेक्शन। तो दोनों डायपोल मोमेंट अगर ऐड करोगे तो रिजल्टेंट डायपोल इज लेस। यहाँ पे क्या हो रहा है? N and F में F is more electronegative, तो इलेक्ट्रॉन पेयर इज गोइंग इन डाउनवर्ड डायरेक्शन and orbital dipole is going in the upward direction। तो दोनों को अगर आप ऐड करोगे यहाँ पे क्या होगा? माइनस होगा, बिकॉज वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसलिए यहाँ पे लेस। तो क्वेश्चन क्या था यहाँ पे? अमोनिया एंड NF3 both have the pyramidal shape, both have a lone pair of electron and nitrogen atom, but why they have dipole moment different? Why they have dipole moment different? What is the reason here? That in ammonia, N is more electronegative than hydrogen, so bond dipole and orbital dipole are in one direction. So I can say here, in ammonia, bond dipole and orbital dipole are in one direction, therefore resultant dipole is higher, whereas in NF3, in NF3 में क्या होगा? in NF3 bond dipole and orbital dipole, देखो यहाँ पे bond dipole is going in the downward direction, orbital dipole is going in the upward direction. So whereas in NF3 bond dipole and orbital dipole are in opposite direction, therefore resultant dipole is less than ammonia. ओके, आपको समझ में आ रहा है क्या रीजन? डायपोल मोमेंट का आपको कंसेप्ट समझ में आ गया है? Okay, now I'll go for the next heading. The next heading is, okay, thank you Nitisha. And there are only 1 or 2 students who always respond. Others also please try to respond. Okay, अपना next heading क्या आएगा? Covalent character of ionic bond. हमारा नेक्स्ट हेडिंग क्या आएगा? देखो यहाँ पे कोवैलेंट कैरेक्टर ऑफ आयोनिक बॉन्ड। इसका मतलब क्या होता है कि हमारे पास स्टार्टिंग में बॉन्ड रहेगा आयोनिक, व्हाट इज आयोनिक बॉन्ड? द बॉन्ड विच इज फॉर्म ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब स्टार्टिंग में हमारे पास बॉन्ड रहेगा आयोनिक, लेकिन आयोनिक बॉन्ड में हमें क्या देखने के लिए मिलेंगे? कोवैलेंट कैरेक्टर। देखो व्हाट इज आयोनिक बॉन्ड? I'll just write here ionic bond, आपको हमें मालूम है, लेकिन still I'll just write down here ionic bond क्या होता है? Bond form due to
transfer of electron. What is ionic bond? Bond form ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करने से होगा, मतलब एक एटम इलेक्ट्रॉन देगा, दूसरा एटम इलेक्ट्रॉन लेगा. व्हाट इज कोवैलेंट बॉन्ड? कोवैलेंट बॉन्ड मींस व्हाट? द बॉन्ड formed due to sharing of इलेक्ट्रॉन पेयर. देखो ये अलग अलग दो बॉन्ड है. आयोनिक बॉन्ड में क्या होता है? द बॉन्ड फॉर्म, यहाँ पे बॉन्ड फॉर्म होगा, द बॉन्ड फॉर्म ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन. मतलब ट्रांसफर मतलब क्या? यहाँ पे क्या होगा? एक एटम इलेक्ट्रॉन देगा और दूसरा एटम इलेक्ट्रॉन लेगा. एक एटम इलेक्ट्रॉन देगा, दूसरा एटम इलेक्ट्रॉन लेगा. करेक्ट. ये हमारा कौन सा बॉन्ड रहेगा? आयोनिक रहेगा. व्हाट इज कोवैलेंट बॉन्ड? कोवैलेंट बॉन्ड में क्या होगा? यहाँ पे इलेक्ट्रॉन शेयर होगा, मतलब दोनों एटम एक एक इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करेंगे, दोनों एटम दो दो इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट कर इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे. तो यहाँ पे हमें क्या बोलना है? ओरिजिनली हमारे पास कौन सा बॉन्ड है? आयोनिक बॉन्ड है. लेकिन आयोनिक बॉन्ड मतलब बॉन्ड फॉर्म होते समय कैसे फॉर्म हुआ था? ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से फॉर्म हुआ था. लेकिन आयोनिक बॉन्ड में हमें क्या देखने के लिए मिलेगा? कोवैलेंट कैरेक्टर देखने के लिए मिलेगा. मतलब ओरिजिनली, आई रिपीट अगेन, जब हमारा स्टार्टिंग में बॉन्ड फॉर्म हुआ था तो कैसे था? आयोनिक था. मतलब आयोनिक कैसे फॉर्म हुआ था? ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से फॉर्म हुआ था. लेकिन बाद में आयोनिक बॉन्ड में हमें क्या देखने के लिए मिलेगा? कोवैलेंट कैरेक्टर देखने के लिए मिलेंगे. तो इसलिए हम लोग बोलते हैं व्हाट? कोवैलेंट कैरेक्टर ऑफ आयोनिक बॉन्ड. करेक्ट. मतलब यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा? टू एक्सप्लेन, हमें यहाँ पे क्या एक्सप्लेन करना है? टू एक्सप्लेन द पार्शियल, to explain the partial covalent character in ionic bond by using Fajans rule. See what is heading here? To explain partial covalent character, मतलब हमें covalent character ionic bond में देखने के लिए मिलेंगे. मतलब हमारा ओरिजिनल बॉन्ड रहेगा आयोनिक, हमारा ओरिजिनल बॉन्ड रहेगा आयोनिक, और आयोनिक बॉन्ड में हमें क्या देखने के लिए मिलेगा? कोवैलेंट कैरेक्टर देखने के लिए मिलेगा. कैसे? दैट कैन बी एक्सप्लेन बाय यूजिंग व्हाट? फजान्स रूल. FAJANS, फजान्स रूल. करेक्ट. सो वी आर गोइंग टू एक्सप्लेन पार्शियल कोवैलेंट कैरेक्टर इन आयोनिक बॉन्ड. मतलब हमारा बॉन्ड ओरिजिनली आयोनिक है. आपको कंसेप्ट समझ आ रहा है क्या? देखो हमारे पास हमारा ओरिजिनल बॉन्ड आयोनिक है, और आयोनिक बॉन्ड में हमें क्या देखने के लिए मिलेगा? कोवैलेंट बॉन्ड के प्रॉपर्टीज देखने के लिए मिलेंगे. एंड दैट वी आर गोइंग टू एक्सप्लेन बाय यूजिंग व्हिच रूल? फजान्स रूल. तो फजान्स रूल क्या है वो हम देखेंगे अभी. फजान्स रूल कहाँ पे है? पेज नंबर 78 ऑफ टेक्स्ट बुक. फजान्स रूल पेज नंबर 78 ऑफ टेक्स्ट बुक. मतलब व्हाट इज द फजान्स रूल? फर्स्ट, the I'll show you from the text book. फर्स्ट पॉइंट क्या लिखा है वो देखो उन्होंने. स्मॉलर द साइज ऑफ द कैटाइन, मतलब जो हमारे पास कैटाइन रहेगा उसका साइज कैसे होना चाहिए? स्मॉल. स्मॉलर द साइज ऑफ द कैटाइन एंड लार्जर द साइज ऑफ द एनाइन. मतलब कैटाइन का साइज कैसे होना चाहिए? स्मॉल. और एनाइन का साइज कैसे होना चाहिए? लार्ज. स्मॉलर द साइज ऑफ द कैटाइन एंड लार्जर द साइज ऑफ द एनाइन. तो हमें क्या मिलेगा? ग्रेटर कोवैलेंट कैरेक्टर टू द आयोनिक बॉन्ड. मतलब हमें हमारे बॉन्ड में आयोनिक कैरेक्टर जो है उसमें हमें कोवैलेंट कैरेक्टर देखने के लिए ज्यादा मिलेंगे.
What is the first point? Smaller the size of the cation and larger the size of the anion will have the greater covalent character in the ionic bond. For example, उन्होंने क्या example दिया है? Lithium chloride is more covalent than sodium chloride. तो यहाँ पे क्या देखो सबसे पहले मैं यहाँ पे example दे रहा हूँ. लिथियम क्लोराइड आयोनिक है. सोडियम क्लोराइड भी आयोनिक है. मतलब क्या होगा? लिथियम एटम डोनेट्स 1 इलेक्ट्रॉन एंड Cl एटम एक्सेप्ट 1 इलेक्ट्रॉन. तो ये हुआ आयोनिक. सोडियम एटम डोनेट्स 1 इलेक्ट्रॉन, Cl एटम एक्सेप्ट 1 इलेक्ट्रॉन. तो ये भी क्या रहेगा? आयोनिक. दोनों आयोनिक. करेक्ट. वन एटम loses the electron, other atom accept the electron. Ionic bond. One atom loses the electron, other atom accept the electron. तो ये बॉन्ड कैसे रहेगा? आयोनिक. तो ये हमारे दोनों कंपाउंड आयोनिक. लेकिन दोनों कंपाउंड आयोनिक, लेकिन यहाँ पे क्या होगा? लिथियम has smaller size than सोडियम. लिथियम जो हमारे पास है उसका साइज कैसा है? लिथियम हैज अ स्मॉलर साइज देन सोडियम. लिथियम में क्या रहेगा? Li प्लस लिथियम कैटायन. और सोडियम में क्या रहेगा? Na प्लस सोडियम कैटायन. तो यहाँ पे हमारे पास है लिथियम कैटायन और यहाँ पे हमारे पास है सोडियम कैटायन. लेकिन लिथियम में हमें क्या बोला? यहाँ पे लिथियम हैज अ स्मॉलर साइज और लिथियम का साइज स्मॉल रहेगा. एंड बिकॉज स्मॉलर साइज, तो यहाँ पे क्या होगा? हमें कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा देखने के लिए मिलेगा और यहाँ पे हमें कोवेलेंट कैरेक्टर देखने के लिए मिलेगा लेकिन थोड़ा कम मिलेगा. तो रीजन क्या था? फाजान्स रूल में स्मॉलर द कैटायन more are the covalent character, more are the covalent character to ionic bond. ये हमारा फर्स्ट पॉइंट हो गया. मतलब यहाँ पे लिथियम इधर है स्मॉलर कैटायन. अगर कैटायन स्मॉल, देखो यहाँ पे लिथियम Cl है, यहाँ पे भी दोनों में एनायन सेम है. दोनों में एनायन सेम है. तो हमें क्या देखना है? साइज ऑफ द कैटायन. और अगर हमारा कैटायन स्मॉल साइज में रहेगा, स्मॉलर द कैटायन, मोर आर कोवेलेंट कैरेक्टर टू आयोनिक बॉन्ड. मोर आर कोवेलेंट कैरेक्टर टू आयोनिक बॉन्ड. ये एक हमारा एग्जांपल हुआ. ये एग्जांपल. दूसरा एग्जांपल क्या देखोगे आप? अगर मैंने लिया लिथियम आयोडाइड एंड लिथियम क्लोराइड. यहाँ पे क्या हो रहा है? देखो, लिथियम इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, आयोडीन इलेक्ट्रॉन ले लेगा. लिथियम इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो प्लस, क्लोरीन इलेक्ट्रॉन लेगा तो माइनस. तो एक एटम इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, दूसरा एटम इलेक्ट्रॉन ले लेगा. यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, दूसरा एटम इलेक्ट्रॉन ले लेगा. करेक्ट. ये हो रहा है यहाँ पे. तो लेकिन इसमें क्या हो रहा है? यहाँ पे लिथियम है, यहाँ पे भी लिथियम है, तो कैटायन सेम है. लेकिन आयोडाइड माइनस इज एनाइन, Cl माइनस इज एनाइन. और यहाँ पे आयोडाइड और Cl में I माइनस इज लार्जर. तो आयोडीन इज लार्जर इन साइज देन क्लोरीन. आयोडीन इज लार्ज. एंड हमें क्या देखा था? कैटायन का साइज स्मॉल होना चाहिए लेकिन एनायन का साइज लार्ज होना चाहिए. आयोडीन इज लार्जर इन साइज देन द क्लोरीन एंड therefore Li will have more covalent character. Li will have the more covalent character than LiCl. करेक्ट. मतलब दोनों आयोनिक बॉन्ड थे
यहाँ पे दोनों का कैटायन सेम है, लेकिन हमें क्या देखना है, साइज ऑफ द एनायन देखना है। तो यहाँ पे एनायन का साइज बड़ा रहेगा और यहाँ पे एनायन का साइज छोटा रहेगा, और जहाँ पे एनायन का साइज बड़ा रहेगा that will have the more covalent character, will have covalent character। हमने रूल क्या था यहाँ पे, देखो क्या रूल देखा था हम लोगों ने यहाँ पे, स्मॉलर द साइज ऑफ कैटायन एंड लार्जर द साइज ऑफ द एनायन, स्मॉलर द साइज ऑफ कैटायन एंड लार्जर द साइज ऑफ द एनायन, ग्रेटर विल बी द कोवैलेंट कैरेक्टर टू द आयोनिक बॉन्ड। तो उस आयोनिक बॉन्ड में हमें ज्यादा कोवैलेंट कैरेक्टर देखने के लिए मिलेंगे, करेक्ट। दूसरा रूल देखते हैं हम लोग, सेकेंड रूल, सेकेंड फजान्स रूल। रूल नंबर टू क्या है, देखो यहाँ पे, ग्रेटर द चार्ज ऑन द कैटायन, ग्रेटर द चार्ज ऑन द कैटायन, मोर इज द कोवैलेंट कैरेक्टर। मतलब अगर हमारे कैटायन के ऊपर जितना ज्यादा चार्ज होगा, हमारे कैटायन के ऊपर जितना ज्यादा चार्ज होगा, उतना उसके अंदर क्या होगा, कोवैलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा। तो आई विल राइट डाउन हियर व्हाट इज रूल नंबर 2 इज सेइंग, greater the charge on cation, more is covalent character of ionic bond. Greater the charge on cation, more is the covalent character of the ionic bond, correct। मतलब अगर हमारे कैटायन के ऊपर, अगर हमारे कैटायन के ऊपर चार्ज अगर ज्यादा रहेगा, तो उसके अंदर उस आयोनिक बॉन्ड में हमें कोवैलेंट कैरेक्टर देखने के लिए ज्यादा मिलेंगे, करेक्ट। ओके, फॉर एग्जाम्पल, अभी एग्जाम्पल कौन सा दिया है, AlCl3, MgCl2 एंड NaCl, ये तीनों आयोनिक कंपाउंड है। लेकिन यहाँ पे एल्यूमिनियम के ऊपर चार्ज कितना रहेगा, +3, Mg के ऊपर चार्ज कितना रहेगा, +2, और Na के ऊपर चार्ज कितना रहेगा, +2। तो हु हैज अ मोर चार्ज, एल्यूमिनियम। सो ग्रेटर द चार्ज ऑन द कैटायन, तो यहाँ पे एल्यूमिनियम के ऊपर चार्ज ज्यादा है, ग्रेटर द चार्ज ऑन द कैटायन, मोर इज द कोवैलेंट कैरेक्टर। तो यहाँ पे एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3 will have more covalent character, AlCl3 will have more covalent character, correct। AlCl3 will have more covalent character, correct। So greater the charge on the cation, more is the covalent character on the ionic bond। तो ये हमारे दो फजान्स रूल थे। मतलब आपको कंसेप्ट समझ में आ रहा है कि हमारा स्टार्टिंग में बॉन्ड कैसा रहेगा, आयोनिक रहेगा, लेकिन उस आयोनिक बॉन्ड में भी हमें कुछ कोवैलेंट कैरेक्टर देखने के लिए मिलते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन शेयरिंग भी होता है। That is called, and that can be explained by using which rule, Fajans rule। Fajans rule दो थे, क्या दो रूल थे, smaller the size of the cation and larger the size of the anion, more will be the covalent character in ionic bond। और दूसरा क्या था, greater the charge on the cation, greater the charge on the cation, more is the covalent character of ionic bond। Okay, तो ये हमारा हेडिंग खत्म हुआ। And now I'm moving on the last heading। The last heading we are having here is resonance। आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रेजोनेंस के बारे में पढ़ा होगा। आपका जो बेसिक प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, वहां पे आपने रेजोनेंस के बारे में पढ़ा होगा। रेजोनेंस, क्या मुझे कोई बोल सकता है कि आपको रेजोनेंस के बारे में क्या मालूम है? यस, रेजोनेंस का मतलब क्या होता है, डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब एटम का पोजीशन सेम रहेगा, एटम का पोजीशन सेम रहेगा, बट इलेक्ट्रॉन विल चेंज देयर पोजीशन। इलेक्ट्रॉन का पोजीशन क्या होगा, चेंज होगा, करेक्ट। सो व्हाट इज रेजोनेंस? रेजोनेंस का मतलब व्हाट हैपन, टू और मोर स्ट्रक्चर, two or more structure in which
the position of electrons keeps on changing, but position of electron keeps on changing, but the position of atom remains the same. मतलब हमारे पास दो और ज्यादा स्ट्रक्चर्स रहेंगे, हमारे पास टू और मोर स्ट्रक्चर्स रहेंगे, पोजीशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन कीप्स ऑन चेंजिंग, इलेक्ट्रॉन का पोजीशन चेंज होते रहेगा, बट द पोजीशन ऑफ द एटम रिमेन्स द सेम, एटम का पोजीशन चेंज नहीं होगा, आर कॉल्ड एज द रेजोनेंस। इस कंसेप्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? रेजोनेंस बोलते हैं। व्हाट इज रेजोनेंस? टू और मोर स्ट्रक्चर, करेक्ट, in which the position of the electron keeps on changing, इलेक्ट्रॉन का पोजीशन चेंज होते रहेगा, but the position of the atom remains the same, are called as a resonance, correct? now यहाँ पे हमें एग्जांपल देखेंगे। consider the example of ozone, कंसिडर द एग्जाम्पल ऑफ ओजोन। अब ये ओजोन, और हमने ओजोन का स्ट्रक्चर ऑलरेडी लिखा हुआ है। ओजोन में कितने ऑक्सीजन एटम है? ओजोन के पास कितने ऑक्सीजन एटम है? 3। तो मैं ऐसे लिखूंगा यहाँ पे 1 2 3। अभी हमें मालूम है यहाँ में ओजोन का स्ट्रक्चर में कैसे लिखते हैं, यहाँ पे आ जाएगा एक डबल बॉन्ड, यहाँ पे आ जाएगा एक सिंगल बॉन्ड, और ओजोन का देखो, अगर आपको मालूम रहेगा ओजोन का ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर है 8, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 6, तो एक ऑक्सीजन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है? 6 इलेक्ट्रॉन है। एक, हम लोगों ने ये सब पूरा कंसेप्ट देखा हुआ है, मैं डायरेक्ट स्ट्रक्चर ड्रॉ करता हूँ। यहाँ पे रहेगा डबल बॉन्ड, यहाँ पे रहेगा सिंगल बॉन्ड, मालूम है दो जगह में, एक जगह डबल बॉन्ड होगा, एक जगह सिंगल बॉन्ड होगा। यहाँ पे हो गए 2 लोन पेयर, यहाँ पे हो गए 3 लोन पेयर, और यहाँ पे हो गए 1 लोन पेयर। ये हमारा ओजोन का स्ट्रक्चर है। हम लोगों ने लुईस स्ट्रक्चर जब किया था तो ये स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है। देखो ओजोन, हाउ मेनी ऑक्सीजन एटम? 3 ऑक्सीजन एटम, पेन शेप अरेंज हो जाएंगे। एक 2 ऑक्सीजन के बीच में एक जगह रहेगा डबल बॉन्ड, और दूसरी जगह 2 ऑक्सीजन के बीच में क्या रहेगा? सिंगल बॉन्ड। इसके बाजू में कितने लोन पेयर है? 2 लोन पेयर है। यहाँ पे कितने लोन पेयर है? 3 लोन पेयर है, और यहाँ पे 1 लोन पेयर। ये हमारा एक स्ट्रक्चर होगा। और चार्ज अगर देखोगे तो इसके ऊपर चार्ज होता है -1, और इसके ऊपर चार्ज होता है +1। ये हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में देख चुके, चार्ज कैसे फाइंड आउट करना। ओके, अभी सेम स्ट्रक्चर मैं वापस कैसे लिखूंगा? O, ये O, ये O और ये, मैंने एटम का पोजीशन चेंज नहीं किया। यहाँ पे मैंने एटम का पोजीशन चेंज नहीं किया, एटम सेम है। मतलब अगर ये हमारा फर्स्ट ऑक्सीजन एटम है तो ये भी हमारा फर्स्ट ऑक्सीजन एटम, ये अगर हमारा सेकेंड ऑक्सीजन एटम है तो ये भी हमारा सेकेंड ऑक्सीजन एटम, ये अगर हमारा थर्ड ऑक्सीजन एटम है तो ये भी हमारा थर्ड है। तो मैंने एटम का पोजीशन चेंज नहीं किया। लेकिन अभी मैं क्या करूंगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जो 2 है वो यहाँ पे लिखूंगा, और यहाँ पे जो 3 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पे लिखूंगा। स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? यहाँ पे आएगा डबल बॉन्ड, इधर आएगा सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे हो गए 2 लोन पेयर, यहाँ पे हो गए 3 लोन पेयर, और यहाँ पे रहेंगे 1 लोन पेयर, और यहाँ पे आएगा माइनस चार्ज, यहाँ पे आएगा प्लस। तो मैंने क्या किया, इलेक्ट्रॉन का पोजीशन चेंज कर दिया, इलेक्ट्रॉन का पोजीशन चेंज कर दिया। तो व्हाट इज रेजोनेंस? द स्ट्रक्चर इन विच the position of electron keeps on changing, but the position of the atom remains the same. Position of electron keeps on changing, but the position of the atom remains the same, are called as the resonance. तो हमें यहाँ पे क्या मिला? एक जगह होगा डबल बॉन्ड, एक जगह होगा सिंगल बॉन्ड, एक जगह होगा सिंगल बॉन्ड, एक जगह होगा डबल। नॉर्मली हमने यहाँ पे क्या हुआ है,
अगर हम लोग डबल बॉन्ड का लेंथ मेजर करेंगे तो हमें लेंथ कितना मिलेगा 121 पिकोमीटर, और सिंगल बॉन्ड का लेंथ कितना मिलेगा 148 पिकोमीटर। ये रूल है, डबल बॉन्ड इज शॉर्टर एंड सिंगल बॉन्ड इज लार्जर 148। तो यहाँ पे भी सिंगल बॉन्ड कितना होगा 148 पिकोमीटर और डबल बॉन्ड कितना होगा 121 पिकोमीटर। ओके, तो मैंने क्या देखा यहाँ पे, डबल बॉन्ड का लेंथ है 121 पिकोमीटर, सिंगल बॉन्ड का लेंथ है 140। तो व्हाट वी नोटिस, सिंगल बॉन्ड इज लार्जर एंड डबल बॉन्ड इज शॉर्टर। सिंगल बॉन्ड इज लार्जर, डबल बॉन्ड इज लार्जर, करेक्ट। तो ये दो स्ट्रक्चर जो मैंने यहाँ पे लिखे, इन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, ये जो दो स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पे लिखे उनको हम लोग क्या बोलते हैं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। इन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। एंड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आर आल्सो कॉल्ड एज कैनोनिकल। कैनोनिकल स्ट्रक्चर, इसे आप बोल सकते हो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, या आप इसे बोल सकते हो कैनोनिकल स्ट्रक्चर, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, और आप उसे बोलोगे कैनोनिकल स्ट्रक्चर। कैनोनिकल, करेक्ट, मतलब दो स्ट्रक्चर। लेकिन जब हम लोग एक्चुअल स्ट्रक्चर जब देखते रहे हो तो हमें एक्चुअल स्ट्रक्चर कैसे मिलता है, देखो ओ ओ ओ, देखो कभी डबल बॉन्ड इधर, कभी डबल बॉन्ड इधर, तो यहाँ पे एक सिंगल बॉन्ड रहेगा और डॉट 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 डॉट। इसका मतलब डबल बॉन्ड समटाइम मे बी ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, डबल बॉन्ड मे बी ऑन द राइट हैंड साइड। और हमें यहाँ पे क्या पता चलेगा कि यहाँ पे अगर आप इस बॉन्ड लेंथ मेजर करोगे तो ये बॉन्ड लेंथ कितना आएगा 128 पिकोमीटर, और यहाँ पे भी कितना आएगा 128 पिकोमीटर, मतलब दोनों का बॉन्ड लेंथ सेम। मतलब हमें क्या यहाँ पे मिल रहा था, यहाँ पे क्या मिल रहा था कि एक जगह डबल बॉन्ड है, एक जगह सिंगल बॉन्ड, एक जगह डबल बॉन्ड है, एक जगह सिंगल बॉन्ड। तो उसमें क्या पता हो रहा था कि डबल बॉन्ड इज शॉर्टर, सिंगल बॉन्ड इज लॉन्ग, डबल बॉन्ड इज शॉर्टर, सिंगल बॉन्ड लॉन्गर। लेकिन जब साइंटिस्ट ने एक्चुअल मॉलिक्यूल जब देखा, ऑब्जर्व कर दिया, तो उसको क्या मिला था उन्हें, यहाँ का बॉन्ड लेंथ भी 128 था और यहाँ का बॉन्ड लेंथ भी 128 था, और ये जो बॉन्ड लेंथ 128 था ये दोनों के इंटरमीडिएट था, मतलब 148 से स्मॉल और 121 से बिगर, 121 से लार्जर एंड 148। तो ये हमें एक्चुअल स्ट्रक्चर, तो इसे हम लोग बोलते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर। मतलब ये जो हमारा स्ट्रक्चर्स है, ये जो हमारा स्ट्रक्चर है, ये दो स्ट्रक्चर से बना हुआ है। ये दोनों को अगर आप कंबाइन करोगे तो हमें ये स्ट्रक्चर मिलेगा, और ये स्ट्रक्चर हमें ऑब्जर्व किया जाता है। मतलब रियलिटी में अगर आप बॉन्ड लेंथ मेजर करने जाओगे तो आपको बॉन्ड लेंथ 121 भी नहीं मिलेगा, आपको 148 भी नहीं मिलेगा, आपको कितना मिलेगा 128। एंड 128 इज इंटरमीडिएट बिटवीन द डबल बॉन्ड एंड द सिंगल बॉन्ड। और ये जो हमारा हाइब्रिड स्ट्रक्चर है उसे हम लोग बोलते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर। मतलब ये दो स्ट्रक्चर से बना हुआ ये स्ट्रक्चर है। तो तुम लोग ये रेजोनेंस हम लोग क्यों स्टडी करते हैं, रेजोनेंस हमें क्यों स्टडी करना पड़ रहा है, इसके रीजन क्या है कि अगर हम लोग ने बोले कि हमें ओजोन के प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन करने, अगर हमें ओजोन के प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन करने, तो ये स्ट्रक्चर 1 और ये स्ट्रक्चर 2, स्ट्रक्चर 1 ओजोन के सारे प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन नहीं कर सकता है, स्ट्रक्चर 2 ओजोन के सारे प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन नहीं कर सकता है। मतलब अगर मुझे ओजोन के प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन करने हैं तो आई हैव टू टेक द हेल्प ऑफ स्ट्रक्चर 1 एंड एज वेल एज स्ट्रक्चर 2। मतलब ओजोन के अगर आपको प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन करने हैं, अगर आपको ओजोन के प्रॉपर्टीज अगर एक्सप्लेन करने हैं, तो ओजोन के प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन करने के लिए स्ट्रक्चर 1 का भी आपको जरूरत लगेगा, स्ट्रक्चर 2 का भी आपको जरूरत लगेगा, और दोनों स्ट्रक्चर मिला के आप ओजोन के प्रॉपर्टी एक्सप्लेन कर सकते हो। लेकिन जब रियलिटी में हम लोग जब ओजोन का स्ट्रक्चर देखते हैं तो हमें ये स्ट्रक्चर ऑब्जर्व करने के लिए मिलता है जहाँ पे दोनों बॉन्ड लेंथ इक्वल है, और इसे हम लोग बोलते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर। मतलब जिन मॉलिक्यूल के पास
जिन मॉलिक्यूल के पास 2-3 स्ट्रक्चर्स है, मतलब जिसमें एक मॉलिक्यूल्स के 2-3 स्ट्रक्चर्स है, वो 2-3 स्ट्रक्चर्स को हम कंबाइन करते हैं और उनसे हमें क्या मिलता है, रेजोनेंस स्ट्रक्चर मिलता है। एंड रेजोनेंस स्ट्रक्चर जो हमें मिलता है ये मोर स्टेबल देन द कैनोनिकल फॉर्म। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, कैनोनिकल फॉर्म, या इसे हम लोग क्या बोलते हैं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो कंसेप्ट क्या होता है, resonance hybrid structure is more stable. Resonance hybrid structure is more stable than resonating structure. Resonance hybrid is more stable than resonating structure, okay? ये हुआ, तो ये हमारा रेजोनेंस का कंसेप्ट भी हो गया और इसके साथ हमारा एक चैप्टर भी कंप्लीट हो गया। तो आपको कुछ डाउट पूछना है क्या, पहले मुझे बोलो। ओके, नो डाउट, थैंक यू एलिन, थैंक यू नितिशा। ओके, तो ये चैप्टर जो हम लोग केमिकल बॉन्डिंग जो स्टडी कर रहे हैं वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, करेक्ट। तो अभी मुझे थोड़ा एक मिनट में आपसे, हाँ थैंक यू पुताली। अभी मुझे इंडेक्स बोलो, इंडेक्स, और इंडेक्स में देख के मुझे बोलो कि कौन सा चैप्टर अभी तुम्हारा बाकी है। फर्स्ट चैप्टर हरिशंकर सर ने ले लिया, सेकेंड चैप्टर भी हरिशंकर सर ने ले लिया, थर्ड चैप्टर हुआ क्या आपका? Yes, sir. ओके, स्ट्रक्चर ऑफ एटम मैंने ही लिया है, केमिकल बॉन्डिंग में मैंने लिया है, रिडॉक्स रिएक्शन हुआ क्या आपका? Yes. पीरियोडिक टेबल, Yes. एलिमेंट ऑफ द ग्रुप 1 and 2, एलिमेंट ऑफ द ग्रुप 13, 14, 15,